हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेक्टर चैप्टर का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पीछे के वीडियोज़ ज़रूर देख लें, ताकि आगे हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है। कथन क्या है, ध्यान से देखिए। यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर या वेक्टर b इज इक्वल टू 0, है ना, दोनों में से कोई एक 0 हो, तब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 वेक्टर होगा, है ना। अच्छा, हमसे पूछा है कि क्या इस कथन का, इस स्टेटमेंट का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा कथन, है ना, उल्टा, कन्वर्स इंग्लिश में बोलते हैं, वो सत्य होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए भी, है ना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। ठीक है, तो करते हैं हम लोग इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विलोम उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, विलोम इंग्लिश में कन्वर्स बोलते हैं। तो देखो कन्वर्स क्या होगा इसका विलोम, यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, है ना, बाद में जो है उसको पहले लिखा, तब ये वाला अब लिखेंगे, वेक्टर a इज इक्वल टू 0 या वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऊपर का स्टेटमेंट आपका है वेक्टर a या वेक्टर b में से कोई एक 0 हुआ तो a क्रॉस b 0 होगा। तो उसका उल्टा क्या होगा, यदि a क्रॉस b 0 हुआ तब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के मदद से हम लोगों को ये चेक करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दो संरेख यानी कोलिनियर वेक्टर्स मान लेते हैं या ले लेते हैं, है ना। वेक्टर ए इज इक्वल टू, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहां ले लेता हूं वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी, आपको पता है वेक्टर ए में लेमडा कोई स्केलर गुना कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, संरेख सदिश मिल जाता है। तो स्केलर यानी कोई अंक 1 2 3 कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक दूसरा वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा, संरेख होगा। तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वेक्टर बी, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अच्छा देखो, आप सोच रहे होंगे कि संरेख सदिश ही क्यों लिए सर। तो देखो, संरेख सदिश में क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच या नहीं तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो उन परिस्थितियों में क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला में क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 0 के लिए भी साइन थीटा 0 हो जाएगा और साइन 180 के लिए भी साइन थीटा 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने संरेख सदिश लिया है, ताकि आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो a क्रॉस b 0 आ जाए। देखो अभी करके हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, है ना। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, आई कैप j कैप k कैप ना, डिटर्मिनेंट की मदद से आपको आता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, 1 2 3 2 4 6, आई कैप 2 3 4 6 माइनस जे कैप 1 3 2 6 हो जाएगा प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका 1 2 2 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं
आई कैप क्या होगा 12 माइनस 12, इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग तिरछा लिखते हैं, माइनस जे कैप ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6, ध्यान से देखो आप लोग, प्लस के कैप ये क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 4। तो देखो ये सब कैंसिल होकर 0 आ रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, इसलिए A क्रॉस B आपका क्या आ रहा है, ध्यान से देखो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी 0 वेक्टर आ रहा है। बोला था ना कि संरेख सदिश हम लोग लेंगे कोलिनियर वेक्टर, तो क्या होगा A क्रॉस B आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोगों का A क्रॉस B तो 0 आ गया, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना, ये तो आ गया जी, है ना, ये चीज हो गया, है ना। अब इन दोनों को हम लोग को देखना है कि ये क्या ये हो रहा है वेक्टर A इज इक्वल टू 0 या वेक्टर B इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉड A निकालेंगे, है ना। मॉड A कैसे निकालते हैं, हमारे पास वेक्टर A है तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, 1 प्लस 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा रूट अंडर 14 आ रहा है, रूट अंडर 14 आ रहा है। तो देखो मॉड A मतलब वेक्टर का परिमाण जो है मैग्नीट्यूड, ये रूट 14 यानी 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो वेक्टर A क्या होगा, वेक्टर A तो 0 वेक्टर नहीं होगा, है ना। अगर 0 वेक्टर होता तो मॉड A क्या आता 0 आता, है ना, क्योंकि अगर 0 वेक्टर होता है तो उसकी लंबाई 0 होती है, ठीक है। तो मॉड A भी 0 आता, लेकिन 0 नहीं आया है, यानी वेक्टर A 0 वेक्टर नहीं है यहाँ पे। चलो वैसे ही वेक्टर B को भी चेक करते हैं अब हम लोग, मॉड वेक्टर B इज इक्वल टू रूट अंडर 2 4 6 है ना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस 16 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट अंडर 56 हो जाएगा। तो ये भी 0 नहीं आया जी, है ना। वेक्टर B का भी लंबाई या परिमाण, है ना, मैग्नीट्यूड 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ये भी एक 0 वेक्टर नहीं है ना, ध्यान दो। तो देखो हम लोगों ने 2 संरेख सदिश का उदाहरण लिया था, है ना, एग्जाम्पल लिया था, तब A क्रॉस B तो 0 आ गया, लेकिन A भी 0 नहीं आया और B भी 0 नहीं आया। हम लोगों का ये विलोम कथन क्या था, है ना, ये वाला चेक करना था ना हम लोगों को, ये वाला स्टेटमेंट था कथन कि अगर A क्रॉस B 0 होगा, है ना, अगर A क्रॉस B 0 होगा तब A और B दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो कहाँ दोनों में से कोई एक 0 आया, जब हम लोगों ने 2 वेक्टर्स कुछ इस तरह से लिया कि दोनों क्या था संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर था, तो A क्रॉस B तो 0 आ गया, लेकिन दोनों में से कोई 0 नहीं आया। तो जब भी आपके 2 वेक्टर्स संरेख सदिश होंगे तब ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने लाया हुआ है ना, दोनों का दोनों जो है वेक्टर A और वेक्टर B दोनों 0 नहीं आया है। तो हम लोग लिख देंगे अब कंक्लूजन, फाइनल निष्कर्ष। अतः जब वेक्टर A एंड वेक्टर B संरेख यानी कोलिनियर होंगे तब A क्रॉस B ये तो 0 होगा, बट वेक्टर A नॉट इक्वल टू 0 होगा,
एंड वेक्टर बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो विलोम सत्य नहीं होगा। विलोम सत्य नहीं होगा कब, ध्यान रखिएगा कब, जब दोनों वेक्टर्स वेक्टर ए और बी क्या हो, कोलिनियर हो, संरेख हो, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया कि ये जो विलोम है, इस वाले कथन का विलोम वो सत्य नहीं होगा। कब, जब दोनों वेक्टर्स संरेख लिए जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को एक ट्रायंगल के तीनों शीर्ष यानी वर्टेक्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना। हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला एरिया के लिए मैंने आपको बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। देखो ये अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की अगर दो संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के रूप में आपके पास हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, दो साइड्स को हम लोग वेक्टर के रूप में निकाल लेंगे। हम लोग वेक्टर ए बी निकाल लेंगे और यहाँ वेक्टर ए सी निकाल लेंगे। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। इसका यूज करके हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पहले वेक्टर ए बी ए सी निकालना होगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, ये सब हम लोग को करना होगा। तो हम लोग करते हैं, वेक्टर ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास ए और बी पॉइंट्स है तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप। तो क्या आएगा हमारे पास, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। लो जी, आपका वेक्टर ए भी आ गया। वेक्टर ए सी भी चाहिए ना हमें, है ना। तो ए और सी पॉइंट यहाँ है तो निकालते हैं। 1 - 1 आई कैप प्लस 5 - 1 जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1 - 1 0 होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0 आई कैप, है ना, प्लस 4 जे कैप प्लस 5 - 2 3 के कैप। तो लो जी, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी आ गया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को चाहिए ना, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, डिटर्मिनेंट का यूज करके आई कैप जे कैप के कैप। चलो ए बी में क्या क्या है, 1 2 और 3 लिख दो, 1 2 और 3। अच्छा, और ए सी में क्या है, 0 4 3, 0 4 3। अब इसको केयरफुली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को। चलो लो जी, देखिए क्या होगा, आई कैप डिटर्मिनेंट 2 3 4 3। अब तो आपको आ गया होगा ये करना, माइनस जे कैप। आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं। 1 3 0 3 1 3 0 3 प्लस के कैप। ये क्या होगा, के कैप के लिए 1 2 0 4 1 2 0 4। तो चलिए ये आई कैप, देखो
ये 6 माइनस 12 ना, 6 माइनस 12 माइनस जे कैप, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। लो जी, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप, ये 3, तो माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसा आ रहा है। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब देखो फॉर्मूला में हम लोगों को दोनों का इसका मॉड चाहिए ना, तो मॉड निकालना तो आसान है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 प्लस 9 प्लस 16 है ना, तो ये क्या होगा 16 प्लस 9 और 25 प्लस 36, ये रूट अंडर 61 आ रहा है ना, रूट अंडर 61 आ रहा है। तो अब फाइनली हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, है ना। नाउ त्रिभुज यानी ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फॉर्मूला हाफ मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, है ना। तो हाफ ये मॉड ए बी क्रॉस ए सी हम लोग क्या लाए हैं, रूट 61, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 61/2, है ना। यूनिट्स हो गया आपका आंसर, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, इस बार क्या है हम लोगों का, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है और उसकी संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है। तो आपका काम बहुत ही आसान है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ना, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है एरिया, है ना, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, है ना, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, है ना। आई कैप जे कैप के कैप, इससे क्या मिल जाएगा 1 -1 3 और उससे 2 -7 और 1। चलिए आई कैप -1 3 -7 1 माइनस जे कैप 1 3 2 1 प्लस के कैप क्या हो जाएगा 1 -1 2 -7। तो आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस ये -21 तो +21 हो जाएगा, है ना, माइनस जे कैप 1 -6 प्लस के कैप ये -7 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 आई कैप 21 -1 20 आई कैप 6 -1 5 तो -5 जे कैप और 2 -7 तो -5 के कैप, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया, है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, एरिया निकालना है ना। तो नाउ समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, ये होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो ए क्रॉस बी आपका निकाला हुआ है, मॉड निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर वेक्टर के रूप में आपके पास है, तो 20 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400 प्लस 25 प्लस 25, ये हो जाएगा रूट अंडर 450 हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 225 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं 450 को। तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 225 है, 225 क्या होता है 15 इंटू 15, 225 होता है ना। तो हम इसके लिए 15 बाहर निकाल सकते हैं, रूट 2 है ना। ये जो हो जाएगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, यूनिट्स। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, और हमें दिया क्या हुआ है, देखिए मॉड वेक्टर ए 3 दिया है, मॉड ऑफ वेक्टर बी रूट 2/3 दिया है, और दिया है बहुत काम का इंफॉर्मेशन कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है ना। ए क्रॉस बी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तब हमें करना क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो ये दिया हुआ है ना हमें, गिवन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक यूनिट वेक्टर है। तो आप ही बताओ कि यूनिट वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड मॉड क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और दिशा डायरेक्शन के लिए एन कैप हम लोग लिखते हैं, है ना। तो हमें ए क्रॉस बी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, परिमाण, दिशा नहीं लेना है ना, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को मॉड ए मॉड बी दे रखा है, मॉड ए मॉड बी, तो हम लोग रख देते हैं मॉड ए 3, मॉड बी क्या है रूट 2/3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, है ना। तो आप बताओ थीटा, थीटा के कौन से वैल्यू के लिए, और साइन थीटा 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री के लिए होता है ना, जिसको हम लोग क्या π/4 लिखते हैं, π/4। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन है π/4, तो आई थिंक ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका π/4 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसमें क्या है। देखिए एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसके शीर्ष ABCD के पोजीशन वेक्टर हम लोग को दिए हुए हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि इस आयत का एरिया, है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपका रेक्टेंगल मान लो कि ये है, ठीक है, ABCD। अच्छा, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो तो पॉइंट लिखना हम लोग को आता है ना। देखो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये है, तो हम लोग पॉइंट ए लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे -1 1/2 और क्या हो जाएगा 4। वैसे ही देखो ये जो है ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, तो पॉइंट बी क्या हो जाएगा 1 1/2 और 4। ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1/2 और 4। और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1/2 और 4। ठीक है, अब देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को एरिया निकालना है इसका ना जी। तो देखो आयत यानी रेक्टेंगल भी एक
समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम वाला जो फॉर्मूला था एरिया का, है ना, मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी, दो संलग्न भुजाएं हम लोग कोई निकाल लेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल देंगे, है ना। मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला सेम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हमें दो संलग्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के रूप में चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं और ये निकाल सकते हैं वेक्टर बी सी। ये दोनों जो होगा, ये दोनों भी संलग्न भुजा होगा, तो निकालते हैं वेक्टर ए बी। चलो, तो पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, है ना। तो 1 माइनस ये -1, तो 1 + 1 हो जाएगा, आई कैप प्लस 1/2 - 1/2 जे कैप प्लस 4 - 4 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा जी, 2i कैप, ये सब 0 0 हो जाएगा, है ना। 1/2 - 1/2 4 - 4। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, अब क्या हम लोग को बी सी वेक्टर निकालना है। बी सी, तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 1 - 1 आई कैप, है ना, 1 - 1 आई कैप प्लस -1/2 माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 - 4 के कैप। ठीक है, चलिए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 0 आई कैप प्लस ये देखो -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, -1 होगा। तो इसको हम लोग माइनस जे कैप लिखेंगे, है ना, माइनस जे कैप, और ये 4 - 4 0 हो जाएगा, तो +0 के कैप हो गया। तो दो संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड हम लोगों ने निकाल लिया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होता है हम लोग को, है ना। तो निकालते हैं ए बी क्रॉस बी सी, आई कैप जे कैप के कैप। ये देखो 2 0 0 है ना, 2 0 0 0 -1 0 -1 0। तो करते हैं आई कैप, क्या होगा 0 0 -1 0 माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा 2 0 0 0 प्लस के कैप के कैप 2 0 0 -1 2 0 0 -1। तो ध्यान से आई कैप, ये क्या होगा जी 0 - 0 है ना, 0 - 0 माइनस जे कैप, फिर ये 0 - 0 प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा -2 - 0। चलो, कम से कम ये तो 0 नहीं आया। तो ये आपका क्या आ रहा है, देखो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप -2 के कैप। ये आपका क्या आया, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। आप इसको खाली -2 के कैप भी लिख सकते थे, आप 0 आई -0 जे, ये आप नहीं लिख सकते हो, है ना, खाली -2 के कैप भी लिख सकते हो, है ना। तो चलो जी, आपका ए बी क्रॉस बी सी आ गया। अब फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला, है ना, आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मोड ये ए बी क्रॉस बी सी, है ना, ए बी क्रॉस बी सी। तो ये कैसे निकलेगा, रूट अंडर वेक्टर के रूप में आपने इसको निकाल रखा है, तो ये क्या होगा 0² प्लस
0 स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, है ना। तो ये सब तो 0 0 है, ये रूट अंडर -2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इज इक्वल टू 2 होगा जी, है ना। तो यही देखो रेक्टेंगल का एरिया 2 यूनिट्स आ रहा है, 2 यूनिट्स आ रहा है। तो आपको ऑप्शन में देखना है 2 है कि नहीं कोई ऑप्शन, है ना। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन सी है आपका आंसर, है ना। ऑप्शन सी में 2 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 10.4 ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर वेक्टर भी ख़त्म हो गया। काफ़ी लंबा था, है ना, लेकिन फाइनली समाप्त हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर शुरू से लास्ट तक पढ़ा, बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा फॉर्मूला, और फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाया, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना, हम लोग उसको क्लियरिफाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखो ये जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, इसका मैथ में ही नहीं फिजिक्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, यूज है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता है तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म के कुछ चैप्टर हैं, उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बढ़िया से आप लोग रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए वीडियोज़ को, कमेंट करके हमें बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.